दोस्तों, अगर आप लोग बीए फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और अगर आपके पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है, इस पेपर से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप की क्वेश्चन है वो आपको बताने वाले हैं। सिलेबस भी दिखाएंगे और क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे। पहला यूनिट इकाई 1 है प्राचीन इतिहास का परिचय, संस्कृति एवं परंपरा, प्राचीन भारत के इतिहासकार, भारतीय ज्ञान व्यवस्था, प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का संक्षिप्त परिचय। अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ये रही आपके सामने क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की। इकाई फर्स्ट यूनिट फर्स्ट से पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इतिहास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं, इतिहास क्या है ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन ये है, आंसर है वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत का वह अध्ययन जो हमारे वर्तमान को सुधार कर एक स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला रखे, जिससे हमें अतीत का ज्ञान प्राप्त हो, अतीत का अध्ययन हो, उसे इतिहास कहते हैं। वह इतिहास है। इतिहास में काल, व्यक्ति, स्थान एवं घटनाओं का विशिष्ट महत्व है। इतिहास कालक्रम अनुसार घटनाओं का लेखा जोखा है। जो कुछ इतिहास में हुआ है उसका लेखा जोखा इतिहास कहलाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रकार, कितने प्रकार का प्राचीन भारतीय इतिहास रहा है, तो 2 प्रकार का रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। वेदों की संख्या कितनी है, उनके नाम बताइए। तो हर किसी को पता होगा 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला, वेदांगों की रचना क्यों की गई, तो वेदों की भलीभांति समझने के लिए, वेदों को भलीभांति अच्छे से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। पुराणों की संख्या कितनी है, एमसीक्यू में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पुराणों की संख्या है 18। पुराणों में कौन सा पुराण सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक है, सबसे पुराना और प्रमाणिक पुराण कौन सा है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। पुराणों में मत्स्य पुराण सर्वाधिक प्राचीन और प्रमाणिक है। रामायण की रचना किसने की थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, तो जिनको नहीं पता है, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी की रचना महर्षि पाणिनि ने की थी। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से ज्ञात होता है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। अगला है, अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, यूनानी राजपूत के रूप में मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब पहुंचा। तो यूनानी राजपूत के रूप में मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 304 ईसा पूर्व में पहुंचा था। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, इंडिका शब्द ग्रंथ का लेखक कौन है, तो इंडिका ग्रंथ लिखा है मेगास्थनीज ने। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बीए फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, जिनके पास भी जो पेपर है मैंने आपको जो दिखाया है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो ये है चंदर बरदाई की रचना। तहकीक हिंद के लेखक कौन है, तो तहकीक हिंद के लेखक हैं अल बरूनी। कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नवपाषाण काल की विशेषताएं क्या है बताना है। तो पहली विशेषता है कृषि का प्रारंभ, इस काल में कृषि का प्रारंभ हुआ था, कृषि खेतीबाड़ी। पशुपालन का प्रारंभ, पशु पालने इसी काल में शुरू हुए थे। पहिए का आविष्कार इस काल में हुआ, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का विकास इसी काल में हुआ, नवपाषाण काल। ठीक है। कताई और बुनाई का प्रारंभ, नवपाषाण काल में कताई, कपड़े की कताई और बुनाई का काम शुरू हुआ। स्थायी आवास घर बनाए गए। गांव व नगरों की स्थापना की गई नवपाषाण काल में। धातुओं का प्रयोग, लोहा, सोना, चांदी, इनका प्रयोग शुरू हुआ। सामुदायिक जीवन का उदय हुआ। ठीक है, ये सब नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवपाषाण काल के लोग किसकी पूजा करते थे, तो नवपाषाण काल के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में हुआ। अब दूसरी इकाई का सिलेबस पहले दिखा देते हैं आपको। दूसरी इकाई का सिलेबस है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके अंदर वैदिक काल है और उत्तर वैदिक काल है, इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। सेकेंड यूनिट से आप देखें, सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव का वर्णन कीजिए। विकास कैसे हुआ, उद्भव कैसे हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता का उद्भव किस प्रकार हुआ, इस विषय में 2 मत हैं।
कुछ विद्वानों को मत है कि बलूचिस्तान तथा राजस्थान में पहले कृषि प्रधान समुदाय रहते थे। इन समुदायों में ही इस सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता, इनका विकास कहाँ पर हुआ? राजस्थान या फिर बलूचिस्तान में। कुछ लोग ये कहते हैं और कुछ विद्वानों का मानना है कि मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ये सभ्यता विकसित हुई है। तो दो अलग अलग मत हैं। एक, कुछ लोग ये कहते हैं राजस्थान या बलूचिस्तान में कुछ लोग कृषि खेती करते थे, वहाँ से इस सभ्यता की शुरुआत हुई है। कुछ लोग कहते हैं मेसोपोटामिया आदि सभ्यताओं के प्रभाव से ये सभ्यता विकसित हुई है। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो डॉक्टर R.D. बनर्जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। हड़प्पा में सर्वप्रथम उत्खनन कब हुआ था? यानी खुदाई। तो हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम उत्खनन सन 1921 में हुआ था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। मोहनजोदड़ो किसे कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला। यहाँ पर मुर्दे दफन हुआ करते थे, इसलिए उसको मोहनजोदड़ो बोला गया, मुर्दों का टीला। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर योजना एवं वास्तुकला थी। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लें। जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है उसको बता रहा हूँ मैं। वैदिक संस्कृति का निर्माता किसे माना जाता है? तो वैदिक संस्कृति की शुरुआत या निर्माता आर्यों को माना जाता है। वैदिक कालीन धर्म की विशेषताएं बताइए। वैदिक कालीन जो धर्म था उसकी विशेषता है प्रकृति की उपासना, प्रकृति की पूजा करना, यज्ञ की प्रधानता, यज्ञ करते थे, और इहलोक और परलोक में विश्वास। ये वैदिक कालीन धर्म की विशेषताएं हैं। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। काफ़ी आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं वरुण। ठीक है। जाति प्रथा का विकास कब हुआ? तो ये जाति प्रथा का विकास हुआ है उत्तर वैदिक काल में, यानी जातियों में बांटना शुरू हुआ है उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक सभ्यता में परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो यहाँ पर कुल्प कहा जाता था, कुलप। अब इकाई 3 देखें। इकाई 3 में है मगध साम्राज्य का उदय एवं मौर्य वंश। इसके अंदर क्या क्या है? चंद्रगुप्त के बारे में, बिंदुसार के बारे में, अशोक महान, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में। ठीक है, इनके बारे में इकाई 3 में पढ़ाया जाएगा। तो इकाई 3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें। मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो मगध का प्रथम राजवंश हर्यक वंश था। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ से? नंद वंश के पतन के कारण बताइए। तो नंद वंश के पतन के प्रमुख कारण थे धन लोलुपता, यानी धन की जिज्ञासा रहना, क्षत्रिय राज्यों का उन्मूलन, क्षत्रिय राज्यों का विकास हुआ, उनका उदय हुआ, कौटिल्य का अपमान हुआ था, और चंद्रगुप्त की योग्यता। इसकी वजह से नंद वंश का पतन हुआ। मौर्य वंश की स्थापना कब और किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन है। मौर्य वंश की स्थापना धनानंद के पतन के बाद हुई। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। तो स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब की? 322 ईसा पूर्व में। क्यों की थी? तो धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, उस टाइम पर संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र, जो कि आज पटना है, पटना को बोलते हैं पाटलिपुत्र। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो चाणक्य, कौटिल्य था। और डायनोसिस कौन था? डायनोसिस मिस्र का राजदूत था, जिसे मिस्र के शासक टॉलेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब अगला है अशोक के धम्म की विशेषताएं बताइए। अशोक के धम्म की विशेषता है सार्वभौमिकता, धार्मिक सहिष्णुता, नैतिक आचरण तथा पवित्रता पर बल, अहिंसा तथा सभी धर्मों का आदर अशोक के धम्म की प्रमुख विशेषताएं थी। अशोक की मृत्यु कब हुई? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई थी। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कमज़ोर उत्तराधिकारी। मौर्य साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी था वो काफ़ी कमज़ोर था। साम्राज्य की विशालता, साम्राज्य काफ़ी विशाल बड़ा था। प्रांतीय अधिकारियों का दमन, जो प्रांत के अधिकारी थे उनका दमन हो गया था। अशोक की अहिंसात्मक नीति, अशोक महान जो थे, अशोक उनकी नीति अहिंसात्मक थी, हिंसा नहीं करना चाहते थे। आर्थिक दुर्दशा, इकोनॉमिकली वीक हो चुके थे। आंतरिक कलह, घरेलू, पारिवारिक या फिर आपसी कलह की वजह से भी उनका पतन हुआ। विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमणकारियों ने भी मौर्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था। ब्राह्मणों द्वारा मौर्य शासन का विरोध, ब्राह्मणों ने मौर्य शासन का विरोध किया था, इसलिए भी पतन हुआ, उन्होंने साथ नहीं दिया। राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, यानी अपने देश के लिए उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, अपने राज्य के लिए। स्तूप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। स्तूप क्या है? स्तूप गोल आकृति के आधार पर स्थित पाषाण अथवा ईंटों का ठोस गुंबद है। स्तूप एक गुंबद है, ठोस ईंटों का ठोस गुंबद है, ठीक है। ये गोल होता है, गुंबद के आकार का होता है। बुद्ध तथा अन्य महान बौद्ध संतों के अवशिष्ट स्मारकों पर समाधि बनाना अथवा किसी पवित्र स्थान को चिरस्मरणीय बनाना स्तूप निर्माण का प्रमुख उद्देश्य होता है, ठीक है। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख कीजिए। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं थी दुख समुदय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा तथा 10 आचरण। गांधार मूर्तिकला से आप क्या समझती हैं? तो भारतीय कला के विकास में गांधार कला शैली का विशिष्ट योगदान है। इस शैली की अनेक मूर्तियां गांधार प्रदेश में उपलब्ध होने के कारण इस शैली को गांधार कला कहा गया है। गांधार शैली यूनानी शैली से अत्यधिक प्रभावित है। इस शैली की विषय वस्तु तो भारतीय घटनाएं हैं, लेकिन उनकी वेशभूषा तथा भाव भंगिमा यूनानी है। गांधार कला आज शायद एमपी में है। ये गांधार कला के अंतर्गत काफ़ी सारी मूर्तियाँ और कई सारी चीज़ें बनी हुई हैं। अब अगला इकाई के बारे में बताते हैं। इकाई 4 है गुप्त वंश। इसमें चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, प्राचीन भारत का स्वर्णयुग, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? यह संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। संस्थापक श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के 4 सम्राटों के नाम बताइए। काफ़ी इम्पोर्टेंट आने वाला क्वेश्चन है। नंबर 1 कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त और कुमारगुप्त द्वितीय, ठीक है। गुप्त वंश की राजधानी का नाम पाटलिपुत्र था। गुप्त वंश की गुप्तकालीन की 2 प्रमुख प्रांतों के नाम पश्चिमी मालवा और सौराष्ट्र। गुप्त संवत का प्रारंभ कब हुआ? 320 ईसा पूर्व में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। फ्राहान भारत कब आया था? चीनी यात्री फाहरान 399 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया और 414 ईस्वी में स्वदेश यानी वापस लौट गया। इकाई 5 में हर्षवर्धन काल और राजपूत राज्यों का उदय, प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चौहान के बारे में बताना है। अब इकाई 5 कौन सा है? तो इकाई 5 हमारे पास ये है, हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? तो हर्षवर्धन का जन्म हुआ था 591 ईस्वी में। हर्षवर्धन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कौन थे, क्या थे? सम्राट हर्षवर्धन थानेश्वर एवं कन्नौज के शासक थे, राजा थे, ठीक है। कहाँ के? कन्नौज के और थानेश्वर के, ये शहर थे 2। अपने भाई राजवर्धन की मृत्यु के उपरांत हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, ठीक है। अपनी भाई जब मृत्यु हो गई थी उनके भाई की, तो 606 ईस्वी में वो राजा बने थे, गद्दी पर बैठे थे। हर्ष ने 647 ईस्वी तक शासन किया। 606 से लेकर 647 यानी 41 साल हर्षवर्धन ने शासन किया है। हर्ष एक महान विजेता थे। उसने मालवा, बल्लवी, सिंध, गंजम, उड़ीसा एवं कामरूप के शासकों को पराजित किया। 4-5 राज्यों में विजय प्राप्त की थी। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक यानी कि शासन कब शुरू हुआ था? 606 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था। कब से कब चला? 606 से 647 ईस्वी तक। अब और देख लें क्वेश्चन। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज। अगला, मालवा के परमार वंश का संक्षिप्त परिचय दीजिए। मालवा का परमार वंश, इसके संक्षिप्त विवरण है उपेंद्र राज,
सियाक द्वितीय, बागपति तृतीय अथवा मुंजराज, सिंधुराज, इनकी डेट देखते रहें, और राजा भोज। परमार वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली राजा कौन था, शासक कौन था? तो सिंधुराज का पुत्र राजा भोज था, राजा भोज। ठीक है। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? ये भी इंपॉर्टेंट है। चौहान वंश का संस्थापक था वासुदेव। अब पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड देख लें। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के क्या कारण थे? किस कारणों की वजह से पृथ्वीराज चौहान पराजय हुए? तो नंबर 1, मोहम्मद गोरी को जीवित छोड़ना। युद्ध जब हुआ था तो इन्होंने मोहम्मद गोरी को जीवित छोड़ दिया था। मोहम्मद गोरी की छल नीति, छल यानी इन्होंने धोखा दिया था, इसलिए मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। जयचंद की पृथ्वीराज से शत्रुता, जयचंद थे, उनकी दुश्मनी थी पृथ्वीराज से, उन्होंने मोहम्मद गोरी का साथ दिया। पृथ्वीराज का बिलासी हो जाना, बिलासी थोड़ा विलासी हो चुके थे। अब आगे इकाई 6 है, भारत में सामंतवाद का उदय। इकाई 6 में भारत में सामंतवाद का उदय कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सामंतवाद का उदय हुआ था उद्भव शक कुषाण काल में। ठीक है। सामंतवाद का काल क्या है? किस टाइम पर सामंतवाद रहा? 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक सामंतवाद रहा। किस काल में सामंतवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया? राजपूत काल में सामंतवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। अब इकाई 7, हिंदुओं की प्रथाएं, परंपराएं एवं विश्वास। इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो इकाई 7 से यहाँ पर देखें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदुओं के धार्मिक विश्वास कौन कौन से हैं, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, अलौकिक शक्ति पर विश्वास, एक ऐसी शक्ति जो न दिखाई दे न सुनाई दे, ऐसी शक्तियों पर विश्वास करना। कर्म में विश्वास, कर्म ही प्रधानता होती है हिंदू धर्म में। पुनर्जन्म में विश्वास, जन्म होने के बाद मृत्यु होना फिर जन्म होना, इसे कहते हैं पुनर्जन्म। ऋणों के संबंध में विश्वास, दंड के संबंध में विश्वास, स्वर्ग नरक के संबंध में विश्वास, आत्मा के संबंध में विश्वास, ये थे हिंदू धर्म के धार्मिक विश्वास। अब हिंदू धर्म के अनुसार पुरुषार्थ कितने हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इसके बाद में इकाई 8 है, इस्लाम का आगमन, महमूद गजनबी और मोहम्मद गोरी के आक्रमण। अब इकाई 8 से देखें, तुर्कों द्वारा भारत पर आक्रमण के कारणों का वर्णन कीजिए। तुर्कों ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था, इसका कारण क्या था? तो देखिए, तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति थी। तुर्क कहाँ की जाति थी? तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा, तुर्किस्तान है वहाँ पर, ठीक है, निवास करने रहने वाली लड़ाकू, लड़ने वाली और बर्बरता दिखाने वाली, ठीक है, जाति थी, जो उमैया वंशी शासकों के संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म के संपर्क में आए। कालांतर में उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। उनका उद्देश्य एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना था। उद्देश्य क्या था? एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य, इस्लामिक स्टेट। आगे है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक सुबुक्तगीन था, जिसने हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी महमूद गजनी की गद्दी पर बैठा। उसने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किए। भारत पर महमूद गजनबी द्वारा किए गए आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण 1025-26 में सोमनाथ मंदिर पर किया गया आक्रमण है। भारत में तुर्क आक्रमण के कुछ प्रमुख कारण ये थे। कुछ विद्वानों के अनुसार तुर्क सैन्य शक्ति के बल पर, सैन्य शक्ति मतलब सेना काफ़ी थी उनके पास, भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। यानी सेना शक्ति के साथ में भारत में इस्लाम धर्म को लाना चाहते थे। नंबर 2, अनेक इतिहासकारों के मत अनुसार तुर्क शासकों ने भारत की अपार धन संपदा लूटने के उद्देश्य से भारत पर आक्रमण किए। भारत से धन लूटकर ले जाना चाहते थे, इसलिए भी उन्होंने आक्रमण किए थे। दूसरा है महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य। अब महमूद गजनबी क्या उद्देश्य थे? तो इस्लाम धर्म का प्रचार, धन दौलत प्राप्त करना, साम्राज्य को दृढ़ बनाना। अब यानी अधिक से अधिक एरिया यानी इलाके पर अपना राज्य करना। यहाँ पर देखें,
पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का सामना कहाँ पर हुआ, उनके बीच में युद्ध कहाँ पर हुआ? तो तराइन के मैदान में युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध, दूसरा युद्ध कब लड़ा गया? 1192 ईस्वी में, 1 साल बाद। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित हुए। पृथ्वीराज चौहान की पराजय कब हुई? पृथ्वीराज चौहान की पराजय तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के हाथों हुई। तो ये आपके आ गए शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन या फिर वेरी लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, सभी फ्रेंड को शेयर करें। किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करनी हो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में उस सब्जेक्ट का नाम भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।